नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और इस क्लास में हम करेंगे करंट अफेयर्स पॉलिटी से जुड़े हुए वीक 3 ऑफ जनवरी के। ऑलराइट, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। हालांकि इतनी न्यूमरस नहीं है, लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बाय देमसेल्व्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम राइट टू प्राइवेसी का एक डोमेन समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है वो आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आइडिया है वो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जानेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और क्या लेजिस्लेटिव प्रोविजंस और कोर्ट्स ने क्या कहा है इस बारे में। ठीक है, उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, क्रूशल है, कुछ लोग कहेंगे क्रिटिकल भी है, क्रिटिकल इंटरवेंशन फ्रॉम द कोर्ट है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पर भी क्या हो रहा है। सो लेट्स बिगिन राइट अवे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या इश्यूज है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि व्हाट्सएप ने रिसेंटली अपनी जो पॉलिसी उसको अपडेट किया है और जिसकी जो इंटरेस्टिंग क्लॉज है वो ये है कि वो हो सकता है वो अपनी इच्छा अनुसार वो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद एनी ऑफ इट्स यूजर्स विद इट्स फैमिली ऑफ कंपनीज। ठीक है, व्हाट्सएप अभी फेसबुक ओन करता है व्हाट्सएप को, तो अपनी फैमिली ऑफ कंपनीज में, हालांकि बिजनेस अकाउंट्स में वो कह रहे हैं, लेकिन जनरली डर यही है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फेसबुक या फिर और एंटिटीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको ब्रॉड डर ये है ना। उसके बाद बहुत प्राइवेसी कंसर्न्स हाईलाइट की हैं बाय पीपल अक्रॉस स्पेक्ट्रम। फिर व्हाट्सएप ने एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल सभी न्यूज़पेपर्स में एक पेज की एडवर्टाइज खरीदी और ये कहा, उन्होंने कहा कि एज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन वी डू गो टू ग्रेट लेंथ्स टू बिल्ड व्हाट्सएप इन अ वे दैट हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट प्राइवेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो उनकी नई अपडेट है वो इन वैल्यूज़ को होल्ड करती है और आपकी प्राइवेसी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि क्या नहीं बदला है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज व्हाट्सएप टेलिंग यू व्हाट इट मीन्स, राइट। तो दिस यू हैव टू रीड दिस, राइट। उसके बाद फिर व्हाट्सएप ने कहा है कि क्या नहीं बदला है, इंक्रिप्शन वैसा का वैसा रहेगा, आपकी लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, और जो प्राइवेट मेंबर्स ग्रुप्स हैं उनकी उनका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि क्या बदला उन्होंने कहा ये है कि अपडेट जो है अब उनमें बिजनेस ऑन व्हाट्सएप, जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, अगेन जो कि ऑप्शनल है, यानी कि आप प्राइवेट अकाउंट ले सकते हैं, बिजनेस अकाउंट ले सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि वो जब बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे लेकिन उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये व्हाट्सएप का एडवर्टोरियल है और ये उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे, ऑलराइट। तो अब समझते हैं कि और हमने क्या क्या सुना है। ठीक है, हमने, क्योंकि बहुत नॉइज़ आया है व्हाट्सएप पॉलिसी के ऊपर, और नॉइज़ आया कि प्राइवेसी एक्सपर्ट्स और एंटी ट्रस्ट बॉडीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं, राइट। एंटी ट्रस्ट कॉम्पिटिशन से डील करती हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये जो नई प्राइवेसी है पॉलिसी है व्हाट्सएप की, ये दिस इज वर्दी ऑफ अलार्म, कि हमें सबको चौकन्ना हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने सुना है कि हमने एक ओपिनियन सुना है कि जो इंडियन यूजर्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है और हमारे यहाँ यूजर्स ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है, अवेयरनेस कम है। ठीक है, और फिर हमने कुछ चैटर सुना है पुट्टुस्वामी जजमेंट के बारे में कि उन्होंने राइट टू प्राइवेसी कहा था कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पुट्टुस्वामी जजमेंट को वायलेट करती है। तो ये सारा जो क्लटर है इसको हम अब एक एक करके धीरे धीरे डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इशू ये है वो है कि क्या व्हाट्सएप एक इंटरमीडियरी है या फिर डेटा ओनर है। ठीक है, अब तक व्हाट्सएप ने हमेशा से कहा है कि वो एक इंटरमीडियरी है, यानी कि मैं एक पार्टी हूँ, दूसरी एक पार्टी है जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, वो केवल एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं जो हमसे मैसेज लेते हैं और दूसरे को मैसेज देते हैं। अभी तक व्हाट्सएप खुद से एक एंटिटी ऐसी नहीं है जो कि ओनर ऑफ दोज मैसेजेस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कई प्लेटफॉर्म्स पे हम मान लीजिए आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, तो आप उनका जो भी इंगेजमेंट है वो उसके ओनर बन जाते हैं, है ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप कह रहा है कि हम भी वैसे ही, हम प्लेटफॉर्म है, हम इंटरमीडियरी हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है उसको अगर वो फेसबुक के साथ शेयर करने की दिशा में जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन नंबर, यूज़र एक्टिविटी या फिर और भी बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि व्हाट्सएप अकाउंट की होती है, तो अगर वो ये अपनी खुद स्वायत्तता से व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो इंटरमीडियरी नहीं है और ओनर ज़्यादा है।
है ना। तो एक तो ये कंसर्न है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको यही लिखना है कि व्हाट्सएप अभी तक क्लेम कर रहा है कि वो इंटरमीडियरी है, लेकिन ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी नई जो आई है, जिसमें वो कह रहा है कि वो फेसबुक के साथ चीज़ें बिजनेस अकाउंट्स के शेयर कर सकता है, तो वो इंटरमीडियरी नहीं, वो ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओनर रादर देन इंटरमीडियरी है, तो ये जो पॉलिसी है ये टेक्स अवे द चॉइस यूजर्स हैड अंटिल नाउ टू नॉट शेयर दैट डेटा विद अदर फेसबुक ओन थर्ड पार्टी एप्स, है ना। बहुत सारी एप्स में आप फेसबुक इनेबल्ड लॉगिन करते हैं और फेसबुक को खुद को भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर आप व्हाट्सएप को, जिसको आप ऑन द फेस वैल्यू ले रहे थे कि वो फेसबुक के पास इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, अगर अब आप व्हाट्सएप अगर आपकी इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर करते हैं तो आपका तो चॉइस ही नहीं रही ना, आपकी बिहाफ पे व्हाट्सएप ने आपके लिए चॉइस ले ली, ठीक है। एंड अगर व्हाट्सएप को ऐसा लगता है कि दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस जिसकी ऊपर वो कोई फ़ी नहीं ले रहे हैं, तो शायद वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे हैं ही इसलिए क्योंकि कोई एडवर्टाइज नहीं करता है वहाँ पर, या फिर व्हाट्सएप हमसे कोई रेगुलर फ़ी चार्ज कर सकता है 2-3 रुपए जितने भी इनको चार्ज करना है, लेकिन वो भी व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो सर्विस का यूज़र बेस है वो बहुत गिर जाएगा, है ना। तो वो भी नहीं कर रही है, लेकिन वो इस तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे जो कि पॉलिटी के हिसाब से राइट टू प्राइवेसी पे इस डायरेक्शन में वायलेशन होता है, ठीक है। तो अब इंटरमीडियरीज को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको डिटर्मिनेशन करना है कि व्हाट्सएप इंटरमीडियरी है या फिर ओनर है ना। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी ये है कि वो कोई भी कंटेंट ओन नहीं करते हैं और वो केवल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर थर्ड पार्टी एंटिटीज कंटेंट डालती है, यानी कि कंटेंट की ओनरशिप किसकी रहती है, थर्ड पार्टी एंटिटीज की। ये वो इंटरमीडियरी स्टेटस क्लेम क्यों करना चाहते हैं, वो इसलिए क्लेम करना चाहते हैं कि जैसे ही वो इंटरमीडियरी आ जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है इंटरमीडियरीज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन सिचुएशंस में उनको इन्फॉर्मेशन सरकार को देनी चाहिए, किन सिचुएशंस में नहीं देनी चाहिए, तो जैसे ही वो बोलते हैं कि हम इंटरमीडियरी हैं तो वो एक लायबिलिटी से बच जाते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे होने वाली अनलॉफुल चीज़ों पे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लान हो रही है व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे, तो फिर व्हाट्सएप की लायबिलिटी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो इंटरमीडियरी, हम तो जैसे पोस्टल सर्विस है, हमने यहाँ का मैसेज उठा के यहाँ पे दे दिया। अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर की इन्फॉर्मेशन एक बंदे ने अपने मैसेज में दूसरे बंदे को दी हो, तो फिर आप पोस्ट ऑफिस को थोड़ी ना पकड़ोगे कि इनकी गलती थी, है ना। तो ये व्हाट्सएप का आर्ग्यूमेंट है जो कि काफ़ी पोस्ट ऑफिस आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इंटरमीडियरीज के लिए भी कई बार सरकार इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट करती हैं कि वो अनलॉफुल कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। तो फिर अगर व्हाट्सएप इंटरमीडियरी है तो उनको कंटेंट हटाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कई बार व्हाट्सएप को मैसेजेस फ्लैग करने पड़ते हैं कि ये जो है ये फेक न्यूज़ है या फिर ये बहुत फॉरवर्डेड है ना, तो वो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत करते हैं, ठीक है। If WhatsApp automatically shares the data, then it could not be considered an intermediary. फिर वो अपने खुद के अकाउंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में WhatsApp अगर ओनर ऑफ डेटा बन जाता है तो वो अपनी इम्यूनिटी खो सकता है विद रिगार्ड टू एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फाउंड ऑन द प्लेटफॉर्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि कुछ भी ऐसा जो WhatsApp पे मान लिया आपकी या फिर आपके किसी दोस्त की चैट खोले और उस पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल मिला, तो अगर WhatsApp इंटरमीडियरी नहीं है तो फिर आप WhatsApp को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जो कि WhatsApp नहीं चाहेगा, लेकिन उनकी प्राइवेसी पॉलिसी उनको ओनर बना रही है इंटरमीडियरी की जगह। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी के इशू पे, इस इशू पे, इंटरमीडियरी के इशू पे WhatsApp खुद ही कितनी खराब लीगल स्टैंडिंग पे है, ठीक है। कितना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं WhatsApp के स्टैंड में, ठीक है। उसके बाद हमने सुना है कि कोई श्री कृष्णा रिपोर्ट थी, है ना। श्री कृष्णा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आया है, ठीक है। तो ये जो नई WhatsApp पॉलिसी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस थी और जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 को, उसको ओब्लिकली वायलेट करता है, उसको सिंपली वायलेट करता है। कैसे? सबसे पहली रिकमेंडेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी श्री कृष्णा कमेटी की, वो थी डेटा लोकलाइजेशन, यानी कि हिंदुस्तान का डेटा हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए, है ना। जो कि ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड ऑफ कंट्री को कर्ब करता है डेटा लोकलाइजेशन का प्रिंसिपल। लेकिन व्हाट्सएप कह रहा है कि हम फेसबुक के साथ शेयर कर देंगे। फेसबुक के तो मेजर ऑफिसेस बाहर ही हैं देश के, उनकी जो टीम्स है, जो डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, वो बाहर ही हैं, है ना। तो फिर तो मतलब सबसे पहले श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को वायलेट हो गया, है ना। उसके बाद फिर रिपोर्ट कहती है कि इंफॉर्मेशन जो यूज होती है वो उसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए जिस पर्पस के लिए उसको दिया गया था,
है ना। आपने हेल्थ रिकॉर्ड डॉक्टर को दिए हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए, अब डॉक्टर किसी दवाई वाली कंपनी को रिकॉर्ड भेज के बोल रहा है कि इसको दवाई बेचने की एडवर्टाइज दो, तो वो वायलेशन है श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट। हालांकि वो केवल रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन फिर भी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है रिकमेंडेशंस को, है ना। तो ये भी वही दिक्कत है, क्योंकि आपने तो इंटरमीडियरी को अपने दोस्त को एक मैसेज भेजने के लिए हायर किया है ना। व्हाट्सएप की सर्विस आप क्या ले रहे हैं कि आप मेरे दोस्त को ये मैसेज भेज दें। अब व्हाट्सएप क्या कर रहा है, उसको लेकर उसको अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक को भेज रहा है, तो वो भी वायलेशन है, ठीक है। दूसरी के बाद, दिस अपडेटेड पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप कैन बी सीन एज अ मूव टू इंश्योर सटल फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड माइक्रो टारगेटिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स, है ना। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल हमको याद ही है कि कैसे फेसबुक को यूज़ करके माइक्रो टारगेट किया गया था लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आपको उसी आइडियोलॉजी की एडवर्टाइजमेंट्स, उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ कंटेंट दिखाया गया था टू इंश्योर कि आप एक ही पर्टिकुलर तरीके से वोट करें। अगर व्हाट्सएप इतने सेंसिटिव व्हाट्सएप डेटा को फेसबुक के साथ इतना ओपनली शेयर करता है, तो माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन्स फिर होंगे ही होंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे बोल रहे होंगे कि यार ये जूते बहुत अच्छे हैं, और आपको फिर अगले दिन व्हाट्सएप फेसबुक पे दिख जाएगा, एक ऐड आ जाएगी कि ये जूते सेल लगी हुई है, ठीक है। वो माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन्स अगर कमर्शियल रहे तो भी ठीक ही है। लोगों को डर लग रहा है कि वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, ठीक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दें, अगले दिन फेसबुक पे आपको उस पॉलिटिकल पार्टी की ऐड आ जाए। तो ये जो 3 पॉइंट्स ऑफ डाइग्रेशन फ्रॉम श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यू नीड टू नो ऑल ऑफ देम एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, ऑलराइट। उसके बाद फिर जो पब्लिक कॉन्वर्सेशन है उसमें एक मेटा डेटा, बहुत बार सुना होगा आपने कि मेटा डेटा के प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, मेटा डेटा शेयर हो जाएगा। मेटा डेटा होता क्या है, ठीक है। तो मेटा डेटा एक्चुअली एक 360 डिग्री प्रोफाइल होती है किसी भी इंसान की पर्सनल ऑनलाइन एक्टिविटी की, कि वो कहाँ से उसने एक्सेस किया, कितनी देर बात की, किससे बात की, उसके कनेक्शंस कहाँ है, यूएस में, इंडिया में है, वो मेटा डेटा होता है, ठीक है, जिसमें पर्सनल मार्कर्स नहीं होते। और ये जो लेवल ऑफ इंट्रूजन इनटू अ पर्सन्स प्राइवेट लाइफ जो किया जा रहा है, जो आइडिया है, वो विदाउट एनी गवर्नमेंट ओवरसाइट एट प्रेजेंट रेगुलेटरी सुपरविजन, यानी कि अगर मेटा डेटा किसी को मिल जाता है, मान ली कोई व्हाट्सएप ने कोई भी एंटिटी आपका मेटा डेटा ले लेती है, तो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत खतरनाक लेवल का इंट्रूजन है, जो कि बिना गवर्नमेंट रेगुलेशन के हुआ है ना। तो अब देखते हैं कि व्हाट्सएप का और मेटा डेटा का क्या लेना देना है। व्हाट्सएप ने कहा है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन करते हैं अपने मैसेजेस में, ठीक है, मतलब कि डिक्रिप्टिंग कीज केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है, यानी कि कोई और आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता है, जो ये इंश्योर करेगा कि आप मतलब कोई और आपके मैसेजेस देख नहीं सकता है ना। इस अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर अब व्हाट्सएप आपके मेटा डेटा को किसी और के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है, वो फेसबुक के साथ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन का जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है कि किस बारे में बात हो रही है आपकी व्हाट्सएप पे, उसके अलावा हर चीज व्हाट्सएप किसी के साथ शेयर कर सकता है, जो बाय इटसेल्फ बहुत बड़ा इंट्रूजन है प्राइवेसी पे, ठीक है। तो ये मेटा डेटा का एलिमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो वी जस्ट क्लैरिफाइंग व्हाटएवर जो टर्म्स बहुत ओपनली आप पढ़ते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि बात किस बारे में हो रही है, हम वो क्लैरिटी ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो लोगों को लगती है कि व्हाट्सएप का एटीट्यूड ही खराब है, वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने ये जो चॉइस दी है यूजर्स को, ये हॉब्सन्स चॉइस है। हॉब्सन्स चॉइस होती है टेक इट और लीव इट, है ना, कि या तो आप अग्री करो, अगर अग्री नहीं करते हो तो अनइंस्टॉल कर दो। ये क्या बात बनी, है ना। बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि क्या अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, उस हिसाब से आप बनी रहनी चाहिए। अगर आप नई पॉलिसी पे अग्री नहीं करते हैं तो आपको पुरानी टर्म्स पे व्हाट्सएप पे चलते रहना चाहिए, है ना। ये जो टेक इट और लीव इट एटीट्यूड है, ये व्हाट्सएप का अच्छा नहीं है, और इसी को लेकर कई सारे क्रिटिसिज्म्स हुए हैं व्हाट्सएप के कि दिस टेक इट और लीव इट पॉलिसी टेल्स यू कि वो पॉलिटिकली कितने पावरफुल फील कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि दे कैन गेट अवे विद गिविंग सिटीजंस टेक इट और लीव इट चॉइसेस, है ना। उसके बाद अच्छा आपको ना जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक सिटीजन के लाइफ का, ठीक है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट में होता है ना। कम्युनिकेशन अगर आपकी पॉलिटिकल सोशल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो आपके पॉलिटिकल राइट्स में भी है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा स्टेट इनेबल्ड फंक्शन रहा है कि अगर आप तमिलनाडु में बैठे हो, आपको अपने हरियाणा में दोस्त में बात करनी है, तो सरकार पहले टेलीग्राफ लाई,
है ना। उससे पहले अलग अलग तरह के पोस्ट ऑफिसेज होते थे, उसके बाद फिर एक पूरा पोस्टल सिस्टम खड़ा किया गया टू इंश्योर कि एक जगह का मैसेज उस जगह चला है। तो ये स्टेट इनेबल्ड सर्विसेज हैं, है ना। अब वो सर्विसेज थोड़े प्राइवेटाइज हो गई हैं इंडिया में, है ना, प्राइवेटाइज हो गई हैं कि मतलब आप फ़ोन कर सकते हो, एयरटेल इंश्योर कर रहा है कि आप किसी से इधर जगह बात कर सको, व्हाट्सएप इंश्योर कर रहा है कि आप इधर से उधर बात कर सको। लेकिन फिर भी ये जो आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, ये फिर भी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और भले ही ये स्टेट इनेबल्ड है, भले ही इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया हो, लेकिन रेगुलेटरी डोमेन फिर भी सरकार का है, ठीक है। राजीव गांधी एक बिल लाना चाहते थे, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, जिसके तहत किसी का भी पोस्ट ऑफिस, जो किसी का भी लेटर था, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खोल के पढ़ा जा सकता था, है ना। जिस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको असेंट देने से मना कर दिया। तो उस टाइम वो जो इशू है, आप इसको इसके साथ कनेक्ट करके देखिए। उस टाइम पे एक सरकारी एजेंसी यूज कर रही थी संसद की पावर को। संसद ने कहा था कि आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं मैसेजेस। यहाँ पर इंटरसेप्शन की तो बात ही नहीं हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड उस डेटा को किसी और के साथ शेयर करना, उसी पे लोगों का कंट्रोवर्सी हो गया, वही इशू बन गया है। आप समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल इश्यूज रहा है। पिछले कुछ समय में प्राइवेटाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन की जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो लूज आउट हो गया था। लेकिन अब दोबारा जब इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने दोबारा राइट टू प्राइवेसी में अलग अलग तरीके से इंट्रूजन करने की कोशिश की है, तो द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग बैक टू द फोर, है ना। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है। उसके बाद फिर हम कर क्या सकते हैं इस बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट्सएप करने की कोशिश क्या कर रही है, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इसमें आगे हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहले से एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ मतलब पाइपलाइन में है ना। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे बेस्ड था। उसके बाद जो सरकारी ड्राफ्ट आया, उसने श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे जो बेस्ड लॉ था, उसको बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया था, और वो अभी का भी वैसा ही पड़ा हुआ है। उसमें डेटा लोकलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं। यू शुड गो एंड रीड अप ऑन दैट लॉ। दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट इन कम्युनिकेशन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स की फुलफिलमेंट डिजिटल माध्यम से के जरिए हो रही है ना। कि अगर आपको सरकार की सर्विसेज चाहिए तो आपको ऐप पे लॉगिन करना पड़ता है ना। राइट टू इतने सारे राइट्स हैं, इन्फॉर्मेशन जो कि डिजिटली इंश्योर होता है। राइट टू फूड पे पोर्टल्स हैं, है ना। तो इतने सारे राइट्स जो हैं वो आपके डिजिटली इंश्योर किए जा रहे हैं। उस सारे डेटा, ना केवल योर इंटरैक्शन विद गवर्नमेंट बट ऑल्सो योर इंटरैक्शन विद प्राइवेट सेक्टर, नॉट ओनली योर इंटरैक्शन विद द स्टेट बट योर इंटरैक्शन विद फेलो सिटीजन्स इज नाउ इंश्योर्ड बाय दीज मीडिया जायंट्स, दीज टेक जायंट्स, है ना। तो उनको रेगुलेट करने के लिए जो बिल आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर योर जीएस मेंस। सो आई होप यू विल रीड अप ऑन दैट बिल, ऑलराइट। वी कैन ऑल्सो कवर इट सम टाइम लेटर। सबसे पहले तो हमको इस डेटा प्रोटेक्शन जो कि 2 साल से लैंग्वेज कर रहा है, उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो पास हो जाए। क्योंकि अगर वो लॉ होता तो व्हाट्सएप की ये पॉलिसी ही नहीं आती, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप को सीरियसली पता है कि उनकी ये जो पॉलिसी है, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल को इन स्पिरिट एंड इन फैक्ट वायलेट करती है, तो वो लाते ही नहीं। जैसे यूरोप में ये जो व्हाट्सएप की नई अपडेट है, यूरोप में अप्लाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, यानी कि पूरे यूरोप के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस है कि टेक जायंट्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो यूरोप में व्हाट्सएप ने कोशिश भी नहीं की ऐसा कुछ करने की, है ना। अगर जल्दी से ये लॉ फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद फिर बाकी टेक जायंट्स को मैसेज चला जाएगा कि उनके वो जो कर सकते हैं, वो जो नहीं कर सकते हैं, वो जनता ने उन्हें बता दिया है, पार्लियामेंट के थ्रू उन्हें बता दिया गया है ना। फर्दर, इंडिया शुड यूज द करंट व्हाट्सएप इशू टू अपडेट इट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटरमीडियरी कुछ गाइडलाइंस हैं कि किन सिचुएशंस में, जैसे टेररिज्म वगैरह, इन सारे मामलों में उनको इंटरमीडियरीज को सरकार के साथ डेटा शेयर करना पड़ता है, ठीक है। उस पर भी बहुत सारे इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरमीडियरीज कहते हैं कि सरकार का कई बार ऐसी रिपोर्ट्स मांगते हैं जिनका टेररिज्म वगैरह से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमको एक तो वो जो एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन है इनटू इंटरमीडियरीज, कि अभी सरकार का कोई अफसर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है, और हम सुनिश्चित करते हैं कि एक बड़े लेवल का अफसर हो, नहीं है, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बने रहे। उसको एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को हमको जुडिशियल बनाना पड़ेगा, है ना। कि आप वारंट लेके आइए,
हम इंटरमीडियरी बोलेंगे कि आप वारंट लेके आइए और हम आपको बता देंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, क्योंकि चैट में क्या था। तो एक तो हमें वो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो आपको पता चल गया, एक तो हमें वो लॉ ही एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, दूसरा हमें इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को अपडेट करना पड़ेगा। फिर हमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। राइट नाउ इफ यू गो टू द स्ट्रीट्स मोस्ट पीपल एक्चुअली वुड हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, वो उन कंडीशंस को। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं भी की होगी तो आप उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि आपकी पर्सनल डे टू डे लाइफ पे इस एक्सेप्टेंस का क्या इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। वो बोलेंगे कुछ नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये रियलिटी यही है, ठीक है, क्योंकि कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए एक बड़ी पब्लिक एपैथी है प्राइवेसी के इशू पे। और अगर आपने वो द राइट्स do not exist beyond public domain. The constitutional guarantee भी काफ़ी नहीं है। You could only secure rights by public परसेप्शन, ठीक है। अगर लोगों को लगता है राइट टू वोट बहुत इंपॉर्टेंट वोट है तो कोई भी सरकार उसको वायलेट नहीं कर पाएगी। अगर लोगों को लगता है कि राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस प्राइवेसी के राइट को वायलेट नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगा तो दे विल हैव टू फेस रेपरकशंस, ठीक है। तो ये सिविल सोसाइटी के ऊपर ये वजन है, ये बोझ है कि वो राइट टू प्राइवेसी को सिक्योर करे बाय पब्लिक कंसेंट। लोगों में ले जाएं इस आइडिया को और बताएं कि प्राइवेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और तब जाके राइट टू प्राइवेसी सिक्योर होगा, तब जाके व्हाट्सएप ऐसे बैक हैंडेड पंचेस नहीं करेगी, ठीक है। तो अब टेक अवे अगर आपको कंक्लूजन लिखना हो तो आप इसी लाइंस पे बता सकते हैं कि कैसे प्राइवेसी ऑफ अ बिलियन सिटीजंस इज नॉट वर्थ व्हाट्सएप्स मनी, इस तरह से। और मतलब आप आई थिंक यू नाउ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड the idea. You will have to sort of divide your answer in your communication के idea पे आप आंसर लेके आएंगे, फिर आप बताएंगे कि communication with the state and communication with other citizens, और फिर डिवाइड करेंगे कि दोनों में कैसा इंटरेक्शन है। सरकार के जो इंटरवेंशन है वो कैसे होते हैं, कई बार पोस्ट ऑफिस बिल के थ्रू होते हैं, कई बार डेटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू होते हैं, और आप फिर समझाएंगे कि श्री कृष्णा गाइडलाइंस क्या हैं, उनका स्पिरिट कैसे वायलेट करती हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, है ना। एंड इफ यू डू दैट यू विल रियली फाइंड योर सेल्फ एट अ वेरी गुड प्लेस, राइट। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया यूनियन गवर्नमेंट को। कर्नाटका हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के कुछ सेक्शंस हैं, वन पर्टिकुलर सेक्शन जो कि स्कैंडलाइजिंग और टेंड्स टू स्कैंडलाइजिंग कोर्ट्स को क्रिमिनलाइज करता है। बोलता है कि अगर आपने कोर्ट्स को स्कैंडलाइज किया तो क्रिमिनल बिहेवियर है, उसको पनिश करता है। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए एक PIL फाइल हुई थी, और कर्नाटका हाईकोर्ट, सबको लग रहा था कि वो ब्रश असाइड कर देगा, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार से जवाब मांग लिया है। इसका मतलब वहाँ पे भी मज़ा आ सकता है, कुछ ना कुछ नया हो सकता है कर्नाटका हाईकोर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं, और ये आपको आर्टिकल्स याद करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अगेन दिस आर्टिकल इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस, वहाँ से ऐसा कैसा उठाया हुआ है। 142 क्लॉज 2 भी सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और पनिश कर सके फॉर एनी पर्सन, पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 215 वही पावर हाई कोर्ट्स को देता है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सके और लोअर कोर्ट्स के लिए भी पनिश कर सके। लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आइडिया है, जो आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वो डिफाइंड कहाँ है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में डिफाइंड है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और हमें सारे सेक्शंस पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिकल 129, आपको याद हो गया कि वो कंटेम्प्ट की बराबर है। आर्टिकल 142 क्लॉज 2, आर्टिकल 215 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। अगर आपको ये याद है, यू बिगन ब्यूटीफुली, ऑलराइट। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत न्यूज़ में रहा है ना, तो यू शुड प्रिपेयर अ गुड आंसर ऑन दिस, ठीक है। तो एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट, जो है सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, जो कि विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट के ऊपर, अगर आपने विलफुली डिसोबे किया है तो कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट लगेगा सेक्शन 2B का। अगर आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट करना है तो उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, जो कि है सेक्शन 2 क्लॉज C सब क्लॉज 1, ठीक है। और टेंड्स टू इंटरफियर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेक्शन 2 क्लॉज C, है ना। और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अभी 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। या तो आप कोर्ट की गरिमा को आहत पहुंचा रहे हैं ना, स्कैंडलाइज कर रहे हैं, या फिर आप कोर्ट के फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं,
या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड़े लगा रहे हैं, ठीक है। ये दो तो ठीक है, ये जो नीचे वाले दो है ना, कि आप अगर कोर्ट की प्रक्रिया में रोड़ा लगा रहे हैं तो समझ में आता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो भी समझ में आता है, आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आप न्यायिक प्रक्रिया में रोड़े नहीं लगा सकते। लेकिन ये स्कैंडलाइज करना कोर्ट की अथॉरिटी को, ये समझ में नहीं आता। और पीआईएल ने भी यही कहा है कि ये जो स्कैंडलाइज करना कोर्ट को है, ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पार्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 है एक एक्ट का, ठीक है, इसी एक्ट का, जो कहता है कि फेयर क्रिटिसिज्म और फेयर कमेंट अगर है ऑन द मेरिट्स ऑफ अ फाइनली डिसाइडेड केस, डिसाइड कर दिया है उसके मेरिट पे, अगर फेयर कमेंट है तो वो कंटेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन डिटर्मिनेशन कि वो फेयर है कि नहीं है, ये किसके हाथ में है? जजेस के हाथ में है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपने ही खुद के मामले में खुद ही जज है ना। ये सेक्शन 5 से इशू आता है। सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर फेयर कमेंट है जजमेंट के ऊपर तो वो कंटेम्प्ट नहीं है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि वो फेयर है कि नहीं है? जुडिशरी खुद, ठीक है। उसके बाद एक्ट को 2006 में अमेंड किया गया था और एक डिफेंस डाला गया था सेक्शन 13 में, वो है ट्रूथ, यानी कि अगर आप सच बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। और इम्प्लीकेशन इसका ये था कि कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस एज इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि ये जो आपने बोला है, एक तो ये सच है और दूसरा ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फिर वो डिफेंस ठीक है, तो फिर कंटेम्प्ट के लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो ब्रॉड एक्सेप्शंस हैं, दोनों आपको याद होनी चाहिए। एक सेक्शन 5 है, एक सेक्शन 13 है। सेक्शन 5 की एक्सेप्शन है फेयर क्रिटिसिज्म, फेयर कमेंट, लेकिन उसका दिक्कत क्या है कि कोर्ट खुद बताएगा कि वो फेयर है कि नहीं है। और दूसरी सेक्शन 13 जो कि 2006 की अमेंडमेंट के तहत डाला गया था यहाँ पर, जिसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो देखेगा कि एक तो वो ट्रूथ है और दूसरा वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो वैलिड डिफेंस है, ठीक है। पिटिशनर्स क्या कह रहे हैं? उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि सेक्शन 2 क्लॉज C क्लॉज 1 जो कि मैंने आपको बताया था स्कैंडलाइज करने, कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाला आर्ग्यूमेंट है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, जो कि आर्टिकल 19(1) देता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 19(2) जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देता है, ये जो स्कैंडलाइजिंग वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल नहीं है। ये पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आई होप आप उस पॉइंट को समझ गए हो, ठीक है। अब पिटिशनर्स ने सेक्शन 2C यानी कि आप कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस में रोड़े लगा रहे हैं वो, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वो चैलेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, वो चैलेंज नहीं हुए। लेकिन फिर भी पिटिशनर्स ने ये कहा है कि उनके मामले में भी, उन मामलों में भी सरकार को कुछ गाइडलाइन सेट करनी चाहिए, ठीक है, कि और प्रोसेस को डिफाइन करना चाहिए। ये कैसे, अगर आप किसी को ट्राई कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, तो क्या प्रोसीजर, उसको कोई प्रोसीजर ही नहीं है ना, बस बोल दिया गया है कि कोर्ट करेगा, है ना। और कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन में पिटिशनर्स ने ये भी कंटेंड किया है कि जजेस जो हैं वो दे आर ऑफन सीन एज टू बी एक्टिंग इन देयर ओन केसेस, इन देयर ओन कॉज, है ना। मान लीजिए किसी जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिख दिया उस जज के बारे में कि ये जज ने ठीक काम नहीं किया, तो जज खुद ही उसको कंटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहा है। एक बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि आप अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकते हैं, वो वायलेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं पिटिशनर की बड़ी सेंसिबल आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना। तो अब इश्यूज क्या हैं यहाँ पे? सबसे पहला जो अभी आपने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आपने समझ लिया कि लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या है, आपने समझ लिया कि कन्वेंशंस क्या है, आपने समझ लिया कि पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो अभी तो रिप्लाई मांगा है केंद्रीय सरकार से, लेकिन उससे पहले हम इश्यूज समझ लेते हैं। सबसे पहला बड़ा इशू ये है कि जो वर्ड है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। जज डिसाइड करेगा कि हम स्कैंडलाइज हुए हैं नहीं हुए हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है परसेप्शन पे, ठीक है। और जब तक स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वर्ड्स ये ऐसे कैसे प्रेजेंट है स्टैट्यूट बुक में, तब तक ये बहुत ही ससेप्टेबल है टू आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। बिना रीजनिंग, बिना लॉजिक के पावर एक्सरसाइज की जा सकती है जब तक स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट जैसे वर्ड्स हैं उस एक्ट में, ठीक है, क्योंकि परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ट्रेंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में ये है कि कोर्ट्स क्या करते हैं कि अगर उनके पर्सनल कैरेक्टर को के ऊपर हमला किया गया, अगर कुछ लिख दिया कि इस जज का कैरेक्टर खराब है, तो फिर वो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लेते हैं, है ना।
भूल जाते हैं जजेस, कई बार ऐसा आर्ग्यू किया जाता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, वो प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी के लिए है, ठीक है। वो न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को मेंटेन करने के लिए, जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लोग भूल जाते हैं कि वो ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, वो सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का ज्यादातर यूज जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि आपने जज के खिलाफ बोल कैसे दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सब्जेक्टिविटी और जो क्या बोलते हैं प्राइमा फेसी बायस, जैसे फॉर एग्जांपल अपरेंट बायस, यानी कि पार्टी टू वन्स ओन केस इज जजिंग, राइट, वो वाला इशू, और उसके बाद फिर प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी वाला इशू, ठीक है। और सबसे मैसिव इशू, राइट, लाइक ये तो फिर भी सब्जेक्टिविटी वाला तो फिर भी इज अ वेरी लीगल इशू, मोर कॉन्स्टिट्यूशनल थियोरेटिकल इशू इज इट्स रिलेशनशिप विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। आपने कह दिया आर्टिकल 1 में कि फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और 19(2) में आपने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दे दी, लेकिन अब ये उसके ऊपर भी जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपकी स्पीच को हैम्पर कर रहे हैं, यानी कि आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं, है ना। और इंडिया में स्पेशली ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स जुडिशरी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरीज इन द वर्ल्ड, है ना। एग्जीक्यूटिव डोमेन में आ गई है जुडिशरी, है ना। एग्जीक्यूटिव जैसे डिसीजंस ले रही है, कमिटीज सेटअप कर रही है, तो अगर ऐसे काम कर रही है तो हमको तो बनता है उनको क्रिटिसाइज करना किसी ना किसी इशू पे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग जुडिशरी किसी भी लोकतांत्रिक गणतंत्र में बुलवर्क ऑफ मासेस इन द कंट्री होता है, राइट। लोगों को रिप्रेजेंट करता है पॉलिसी मेकिंग में, है ना। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो कि बड़े चंक ऑफ पीपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी एक्ट्स एज अ चेक, है ना। तो उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और फंडामेंटल को अपहोल्ड, राइट्स को अपहोल्ड करने का ये काम है जुडिशरी का, है ना। अगर जुडिशरी इन ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में लेके काम कर रही है, द इंडिविजुअल शुड हैव द फ्रीडम टू पॉइंट आउट द सेम, है ना। अगर जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रोल दिया गया है उसको दिमाग में रख के काम कर रही है, तो इंडिविजुअल्स को फ्रीडम होनी चाहिए ये बोलने की कि हाँ जुडिशरी सही काम कर रही है। अगर आप इस वैल्यू प्रोपोजिशन से अग्री करते हैं कि पीपल शुड बी एबल टू हाईलाइट दैट जुडिशरी इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देन लॉजिकली यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट पीपल ऑल्सो हैव अ राइट टू हाईलाइट, अगर उन्हें लगता है कि जुडिशरी उन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही है, फिर उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है ना। जैसे अगर मान लीजिए आज कोई बड़ा सा आर्टिकल लिख दिया जाता है कि जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अगर आपको उससे इशू नहीं है तो आपको इससे भी इशू नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी खराब काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि इन प्रिंसिपल दोनों बातें सेम है ना। और इन सब से ऊपर सोच के आप ये सोचिए कि ना केवल जुडिशरी को पसंद नहीं है कि आप ये बोल रहे हो, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि दे हैव अ प्रॉब्लम विद द क्रिमिनल पार्ट ऑफ द कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। सिविल कॉन्टेम्प्ट फिर भी ठीक है ना। तो और आपको पता ही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को इतने ईजिली मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो कैसा होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन भी नहीं है, ये लेजिस्लेटिव एक्ट है। 1971 की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, ये लेजिस्लेटिव एक्ट है। ज़्यादातर दिक्कतें हमें आती हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ राइट्स को वायलेट किया जाता है, कुछ राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, उनको अब्रिज किया जाता है ना। यहाँ पे तो एक लेजिस्लेटिव एक्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इम्प्रिंज किया है ना। हमने आइडिया उठाया कहाँ से? हमने आइडिया यूके से उठाया है ना। उन्होंने क्या किया है, स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी की जो फ्रेज थी वो भी उनके एक ऐसे के ऐसे लेजिस्लेशन में था। उन्होंने 2013 में उसको रिपील कर दिया। उनका ग्राउंड क्या था कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, ठीक है, और रिटेनिंग, और उन्होंने बाकी फॉर्म्स ऑफ कंटेम्प्ट जैसे बिहेवियर कॉजिंग डिसरप्शन और इंटरफेरेंस विद द कोर्ट प्रोसीडिंग्स उसको रिटेन किया है। तो हमारे भी क्लॉज 2C2 और क्लॉज 2C3 यानी कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करने वाला था वो उन्होंने भी रखने दिया है, और पिटिशनर्स ने भी वही आर्ग्यू किया है कि उसको रहने दो, लेकिन जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाला पार्ट है उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट जब वो एक्ट पास हुई थी उस टाइम पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स उसने कहा था कि हम इनवाइट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी, है ना, फ्रॉम अ पब्लिक स्टांस ऑफ criminalizing everyone who says anything about the judiciary to an active invitation to criticize the judiciary in a constructive way। वो आप शिफ्ट देख लीजिए स्टांस का, है ना।
उसके बाद फिर आपने बताया कि यूके गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि यूके गवर्नमेंट ने फिर कहा कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, ठीक है। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स होती हैं तो जो कोर्ट क्या करता है, वो अपने आप पे एरोगेट कर लेता है, खुद ही पावर ले लेता है, किस किस की, जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर की, जिससे परवर्स आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी जो यूनाइटेड किंगडम की लेजिस्लेचर ने दी हैं स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जो कि वर्बेटिंग हमने कॉपी किया है उसको हटाने की, ठीक है। तो आप अब वे फॉरवर्ड क्या है, हम आगे किस तरह से बढ़े, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये तो पता चल गया हमें कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किसी तरह से इम्पेंज करता है, उसको वायलेट करता है। लेकिन इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम है, अगर कोर्ट्स कंटिन्यूसली इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के अंडर एक्शंस लेते रहे तो जुडिशरी की खुद की लेजिटिमेसी भी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है। जुडिशरी की खुद की लेजिटिमेसी को लोग पूछने लग जाएंगे कि ये क्या है, तो खुद ये तो मतलब एक कमेंट भी नहीं ले सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है, इनमें इतनी भी थिक स्किन नहीं है, तो इनकी क्या रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। वो एक जुडिशियल लेजिटिमेसी का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कंटेम्प्ट नोटिसेस बिना स्क्रूटनी के इशू किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत हार्डशिप होती है। किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी को कह दिया जाता है कि इसको घर में नज़र बंद कर दो, बोलते हैं कि इनका कम्युनिकेशन रोक दो, है ना। तो ये पर्सनल लिबर्टी का इशू भी बन जाता है, ना केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये आर्टिकल 21 का भी इशू बन जाता है, पर्सनल लिबर्टी का, है ना। और जनरली हमें तो प्रिंसिपल पता ही है कि फ्रीडम मस्ट बी द रूल और रिस्ट्रिक्शन एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में उल्टा होता है, ठीक है। जब भी कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करता है तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो जनरल हो गया है और एक्सेप्शन हो गया है फ्री रहना, है ना। तो ये भी एक इन्वर्जन ऑफ प्रिंसिपल है, इन्वर्जन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना। और इस टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इज अज्यूमिंग अ मच वाइडर रोल देन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो their legitimacy and the only justification that they have for expanding their powers is efficiency and constitutional directive, है ना। and एक public legitimacy, जो पब्लिक के अंदर जो परसेप्शन है कि कोर्ट्स बचा लेंगे, उस परसेप्शन को की वजह से वो एक्सपैंड कर पाते हैं। वो परसेप्शन खुद ही हैम्पर होती है जब कोर्ट्स कॉमेडियंस के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इशू करते हैं, जब कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस इशू इन एज मच डेप्थ एज इट रिक्वायर्स फॉर यू टू नो। हम केसेस वगैरह नहीं करेंगे इस पर, ठीक है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख दें, अगर आप लेजिस्लेशन के सेक्शंस लिख दें, अगर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला इशू हाईलाइट कर दें, अगर आप पर्सनल लिबर्टी वाला इशू हाईलाइट कर दें, अगर आप लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी वाला इशू हाईलाइट कर दें, अगर आप सब्जेक्टिविटी वाला इशू हाईलाइट कर दें, और अगर आप किसी तरह से जो यूके में जो अबॉलिशन हुआ था उसको हाईलाइट कर दें, तो यू हैव द बेस्ट आंसर अराउंड। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट इशू फॉर द डे विच इज स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। एक स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत पुरानी लेजिस्लेशन है, हम इस लेजिस्लेटिव डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बेसिक प्रोविजंस जानने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत अगर कोई भी कपल डिसाइड करता है कि वो अपनी मैंडेटरी 30 डे नोटिस नहीं पब्लिश करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है, उनका चॉइस है, ठीक है। तो ये मतलब ये न्यूज़ हमने सुनी है, ठीक है, हेडलाइंस हमने ये देखी है, हमने आर्टिकल ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 दिन का जो नोटिस है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेक्शन 4 है स्पेशल मैरिज एक्ट का जो कहता है कि कुछ कंडीशंस के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादियां हो सकती हैं। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो इंटर कम्युनल मैरिजेस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसका एक ब्रिटिश लेगेसी भी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि नाइदर पार्टीज के पहले से लिविंग स्पाउस होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से शादीशुदा हो, है ना। उसके बाद दोनों पार्टीज जो हैं जो शादी कर रहे हैं वो कंसेंट देने लायक होने चाहिए और वो दोनों सेन होने चाहिए, यानी कि पागल पुगल नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पार्टीज हैं प्यार में पागल हो सकते हैं लेकिन वैसे सेन होने चाहिए, ऑलराइट। द पार्टी शैल नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। एक सपिंदा रूल्स होते हैं कि 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है, कजन्स वगैरह से बाहर होना चाहिए, जो कि कुछ साउथ के एरियाज में नहीं लागू होता है, लेकिन ये भी रूल्स हैं। उसके बाद फिर 18 होनी चाहिए लड़की और 21 होना चाहिए लड़का। अब सेक्शन 4 ये कंडीशन सेट कर देता है,
ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस में ही शादी हो सकती है। तो सेक्शन 5 और 6 इन कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सेक्शन 5 और 6 क्या कहते हैं कि अगर कोई पार्टीज शादी करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो उन्हें नोटिस देना पड़ेगा अपनी मैरिज का मैरिज ऑफिसर को उस एरिया में जिस एरिया में दोनों में से कोई भी स्पाउस पिछले 30 दिन से रह रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप करनाल से हैं तो अगर एक पार्टी करनाल से, दूसरी पार्टी लेट्स से इलाहाबाद से है, तो कोई सी भी एक एरिया में आप नोटिस दे दो 30 दिन का मैरिज ऑफिसर के उस एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया का मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, उसके बाद उस मैरिज का नोटिस अपने ऑफिस पे चिपका देगा। ठीक है, और अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है उस मैरिज के अगेंस्ट, तो उनके पास फिर 30 दिन का टाइम होता है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। टोटल 60 दिन हो गए, है ना। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन सस्टेन किया जाता है मैरिज ऑफिसर के द्वारा, यानी कि मैरिज ऑफिसर के पास ऑब्जेक्शन आया, फिर उसने सेक्शन 4 देखा और सेक्शन 4 देखने के बाद उसने कहा इसकी तो पहले से शादी है, या फिर मान लो उसने ऐसे देखा कि ये तो लड़का पागल है प्यार में, लेकिन चलो मतलब उसके बियॉन्ड भी पागल है, या फिर उन्होंने ऐसा कहा कि यार ये तो मतलब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर है, या फिर उन्होंने कहा कि लड़की अडल्ट नहीं है, लड़का अडल्ट नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो वो मैरिज जो है वो ऑब्जेक्शन सस्टेन कर सकते हैं और मैरिज रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, 60 दिन का टाइम है, 30 दिन का नोटिस देने का और 30 दिन के बाद और बाद में 30 दिन ऑब्जेक्शंस लेने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पहले तो ना खूब खींचा सरकार को कि आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट की रीडिंग की है वो बड़ी ही सिंपलिस्टिक रीडिंग है, यानी कि आपने दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा। ठीक है, और अगर आपका जो इंटरप्रिटेशन है स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर उस पर देखा जाए तो वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी सीधा वायलेट करता है। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ी डैमिंग सी कमेंट दी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये पर्सनल स्फीयर है मैरिज। ठीक है, इसमें स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का इंटरफेरेंस कोई मतलब अलाउ नहीं कर सकते हम। यहाँ पे तो सरकार ने ही इंटरफेयर कर दिया है ना। उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा है कि हमारे मैरिज का बड़ा सेक्युलर लॉ है। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, और ज़्यादातर जो मैरिजेस होती हैं देश में वो रिलीजियस कस्टम्स के अकॉर्डिंग होती हैं, है ना। सतपति या फिर ताली, ऐसे मैरिजेस होते हैं, उनमें 60 दिन का नोटिस नहीं है ना। जो रिलीजियस कस्टम्स के अकॉर्डिंग मैरिज होती हैं उनमें 60 दिन का वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि सेक्युलर लॉ है उसमें 60 दिन का वेट करना पड़ता है ना। ये तो लेजिटिमेट क्लासिफिकेशन नहीं रही, है ना। लेजिटिमेट क्लासिफिकेशन नहीं रहा। इनफैक्ट सरकार को तो इनेबल करना चाहिए कि अगर अपनी जात धर्म के बाहर शादी करना चाहते हैं तो ईजियर प्रोसीजर होगा। यहाँ पे उल्टा है ना। और कोर्ट ने ये कहा कि जब मैरिजेस पर्सनल मतलब अगेन इट्स द सेम पॉइंट बट द वाइडर पॉइंट बीइंग कि ये जो इलिजिटिमेट क्लासिफिकेशन है इस पे कोर्ट ने हाईलाइट किया। ठीक है, उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्या कि जो डिटेल्स ऑफ मैरिज है, ये जो 30 दिन वाला, ये ऑप्शनल है आज से। ठीक है, और मतलब अगर उन्हें पब्लिश करानी है तो उनको मैरिज ऑफिसर को लिख के बोलना पड़ेगा। मतलब अगर उन्हें ऐसा बोलना है कि पब्लिश नहीं करना है तो फिर उन्हें मैरिज ऑफिसर को लिख के बोल सकते हैं कि आप पब्लिश करना है या नहीं करना है, और सेक्शन 5 और 6 के अंदर नोटिस दे सकते हैं। यानी कि उनके ऊपर है, वो या तो मैरिज ऑफिसर को लिख के बोल दे कि आप पब्लिश करो, या तो मैरिज ऑफिसर को लिख के बोल दे कि नहीं करें। ठीक है, उनका डिसीजन है। ठीक है, और मैरिज ऑफिसर्स को बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इन केस द पार्टीज डू नॉट मेक सच अ रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ नोटिसेस इन राइटिंग, मैरिज ऑफिसर कुछ भी पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, या तो अगर कपल ने कहा ही नहीं कि कुछ पब्लिश करो तो फिर मैरिज ऑफिसर का काम नहीं है पूछना कि पब्लिश करना है नहीं करना, उसको कुछ नहीं देखना उस बात से। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिसर को प्राइमा फेसी डाउट है, अगर मैरिज ऑफिसर को डाउट होता है तो फिर वो अप्रोप्रिएट डिटेल्स और प्रूफ मांग सकता है। अगर उसे लगता है कि लड़की 16 साल की है तो वो बोल सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। अगर उसे पता है कि लड़के की कहीं और से पहले शादी हो चुकी है तो वो पूछ सकता है कि शादी हो चुकी है क्या तुम्हारी। ठीक है, और फिर वो सेक्शन 4 के अंडर जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको यूज़ करके सेक्शन 5 के और 6 के तहत मैरिज जो है वो नलिफाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो जजमेंट है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ये बड़ी सॉलिड जजमेंट इसलिए नहीं है कि वो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है। वो सॉलिड जजमेंट इसलिए है क्योंकि वो पहले से एग्जिस्टिंग ज्यूरिसडिक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए हुए हैं जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का काम बहुत आसान कर दिया। जैसे हमको पता है कि आधार केस पुट्टस्वामी जजमेंट 2017 की जो हम बार बार सुन रहे हैं, है ना, इसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, उसी के बाद
आधार केस को यूज करके 1 साल बाद हदिया केस में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें राइट टू चूज अ पार्टनर को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया और राइट टू प्राइवेसी का पार्ट बताया गया। ठीक है, वैसे ही नवतेज सिंह जौहर, अगेन 2018 का केस है, जहां जिसने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था, सेक्शन 377 को, उसके भी जो अंडरलिंग जो भी अंडरलाइन थी वो यही थी कि राइट टू चूज अ पार्टनर, द डिसीजन टू लिव विद अ पार्टनर, उसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यहां तक कि नॉन स्टेट पार्टीज का भी कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि उस 60 दिन के ब्रैकेट की वजह से नॉन स्टेट पार्टीज या फिर स्टेट पार्टीज का इंटरवेंशन एक्सेप्ट कर रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रीड डाउन किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया है, उसको बस ये कहा है कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है उस सेक्शन की, ये उस कपल की चॉइस है कि वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप उसको उनके ऊपर बोझ मत बनाइए। ठीक है, इससे बेनिफिट्स क्या होंगे कि एक तो क्या होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर 60 दिन का जो वो ड्रामा है, उस वजह से कई कपल्स जो हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं ईजियर मैरिजेस के लिए, तो अब तक तो कन्वर्जन्स कम होंगे ओनली फॉर मैरिज। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस में जो हिंड्रेंसेस होती हैं उनको खत्म किया जाएगा और सेक्युलरिज्म और इगैलिटेरियनिज्म का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इगैलिटेरियन की सब बराबर है, इस तरह के आइडियाज। ठीक है, उसके बाद इट शैल प्रोवाइड रिलीफ टू इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम बीइंग टारगेटेड बाय विजिलेंटी ग्रुप्स। विजिलेंटी ग्रुप्स ये जो मतलब सामाजिक जो जिन्होंने ठेका ले रखा होता है इंश्योर करने का कि कौन किससे शादी कर रहा है, उनकी जो इंटरफेरेंस है उसको भी साइड किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इश्यूज हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इससे चीटिंग और ड्यूपिंग अ मैरिड स्पाउस जैसे इश्यूज हो सकते हैं कि कोई इंसान अलग अलग जगहों पे शादियां कर रहा है बस दहेज लेने के लिए, ऐसे केसेस हुए हैं। ठीक है, एक ही इंसान ने 6-7 शादियां कर ली अलग अलग जगहों पर केवल दहेज लेने के लिए, सब कुछ छोड़ देगा। एंड ये ऐसे इश्यूज की जो चीटिंग के केसेस हैं ये बढ़ सकते हैं और इससे एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ सकते हैं। ये अगेन इट्स जस्ट सम it's an opinion, all right? So I hope now you understand the special marriage act issue also, और आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, it is in a string of important judgments ranging from आधार to नवतेज सिंह जौहर to हदिया। ठीक है, और अब इससे टेक अवे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कन्वर्जन का डिबेट है, ठीक है, कि लोग एक धर्म से दूसरे धर्म कन्वर्ट कर लें, फोर्सेबल कन्वर्जन वाला डिबेट है, ये मैरिज कस्टम्स में शो हुआ है। ठीक है, ऐसा ये डिबेट जो है ये मैरिज कस्टम्स में शो हो रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नकेल कस दी। अब ये काफ़ी नहीं है, ये जो कन्वर्जन डिबेट है ये लॉन्ग पॉलिटिकल इशू है, ये कहीं और शो अप करेगा। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी अडॉप्शंस में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स में, हेरिटेंस वाले इश्यूज में, ऐसे ऐसे जगह शो करता रहेगा ये। ठीक है, और इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से जो सेक्युलर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक है वो रीअफर्म हुआ है ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद इस केस को भी बहुत टाइम तक लटका दिया जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा एक्टिव और बड़ा फोर्सफुल ओपिनियन दिया है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दैट वी डिस्कस्ड टुडे। आई होप यू हैव अ गुड टाइम, आई होप यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स and take care of yourself. All right, bye bye.